क्या तुम सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स का वेट कर करके थक चुके हो और उस टाइम में कुछ ऐसे एनीमे देखना चाहते हो जो कि बिल्कुल सोलो लेवलिंग जैसे हैं? तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए ही है। तो फटाफट से अपनी लिस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट पर जो नंबर 10 आती है इसका नाम है गॉड ऑफ हाई स्कूल। अगर तुम्हें एक्शन एनीमे देखना पसंद है तो ये एनीमे तुम लोगों के लिए ही है। इस एनीमे के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिखाया है वो काफी ज्यादा कमाल का है और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ब्रूटल फाइट्स तुम्हें दिखाई जाती हैं, जिसे देखने के बाद तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही रहेगा। लेकिन यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं तो इस एनीमे के अंदर मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट होने वाला है एक हाई स्कूल के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहीं पर ही एक बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में इस एनीमे के अंदर जो फाइट्स होती है उनमें सिर्फ तुम्हें लात, मुक्के, घूसे यही सब देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जाती है तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे दूसरे स्टूडेंट्स यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो गॉड लाइक पावर्स भी यूज कर रहे हैं। नंबर 9 अकामे गा किल। इस एनीमे को मैं लिटरली गेम ऑफ थ्रोन्स मानता हूँ और ऐसा क्यों मैं थोड़ी देर में भी तुम्हें बताने वाला हूँ। इससे पहले इसका प्लॉट समझ लो। तात्सुमी जो कि एक यंग स्वॉर्ड्समैन है और हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, वो अपने विलेज को छोड़ करके एक कैपिटल में आता है जिसका नाम होता है एम्पायर्स कैपिटल। और जैसे ही वो इस कैपिटल को एंटर करता है उसे उस जगह की रियलिटी का पता चलता है कि किस तरह से वो सिटी पूरी तरह से करप्शन, ग्रीड और क्रूएल्टी से भरी हुई है। और वो बिल्कुल उस तरह से नहीं है जैसा उसने सोचा था। इसी के बाद ही वो एक नाइट रेड को ज्वाइन करता है जो कि ग्रुप ऑफ असैसिन्स होता है जो कि फाइट करते हैं उसी करप्शन के अगेंस्ट जो कि उस कैपिटल में हो रहा होता है। और ये एनीमे बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती है। जिस भी कैरेक्टर को तुम पसंद करोगे हो सकता है वो मारा भी जाए। प्लॉट आर्मर नाम की तो इस एनीमे के अंदर कोई चीज ही नहीं है, कोई भी कैरेक्टर मारा जा सकता है। इसी वजह से मैंने इसको गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर करा था। नंबर 8 हंटर एक्स हंटर। सोलो लेवलिंग के जेजू आइलैंड आर्क को देखने से पहले मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा हंटर एक्स हंटर एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इसको देखने के बाद तुम्हारा जेजू आर्क देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैंने हंटर एक्स हंटर देखी थी और उसके बाद जब मैंने जेजू आइलैंड आर्क के बारे में पढ़ा था तब मुझे काफी चीजें सिमिलर भी देखने को मिली थी और ऐसा लगा था कि सोलो लेवलिंग के ऑथर्स ने जरूर यहाँ से ही इंस्पिरेशन ली होगी, क्योंकि जिस तरह से वो आर्क दिखाया जाता है हंटर एक्स हंटर के अंदर कुछ सेम तरीके से ही हमें सोलो लेवलिंग का जेजू आर्क आइलैंड भी दिखाया जाता है। बाकी अब इस एनीमे के बारे में बात करूं तो ये एनीमे लिटरली बहुत ही ज्यादा कमाल का एडवेंचर तुम लोगों को ऑफर करती है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम पूरी तरह से हुक्ड रहोगे। और रही बात इस एनीमे के विलन्स की तो वो काफी ज्यादा आइकॉनिक है। इस सीरीज का जो फाइनल विलन है वो एक एंट किंग है और जिनको की शैडो आर्मी के अंदर बैरू कौन है वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 ग्रिमगार एशेस एंड इल्यूजन्स। इमेजिन करो तुम सो के उठे और तुम्हारी आंख खुलती है बिल्कुल ही अनजान जगह पर जहाँ का तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये सब है क्या, पर तुम्हें सिर्फ एक चीज का पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो तुम्हें सरवाइव करना होगा। और ऐसा ही कुछ अनजान लोगों के साथ इस एनीमे के अंदर हो जाता है जो कि अपने आप को एक डेंजरस प्लेस पर पाते हैं और वो प्लेस बिल्कुल मेडिवल टाइम पीरियड पर बेस्ड होती है। और इन अनजान लोगों के पास कोई भी स्किल्स और पावर नहीं होती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो उन्हें कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, क्योंकि ये जगह पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। और हाशिरो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसको ये सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे और आखिर में क्या वो अपने घर जा पाते हैं या फिर नहीं, ये तो तुम्हें इस एनीमे के अंदर ही देखने को मिलेगा। नंबर 6 लॉग होराइजन। बचपन में जरूर तुम लोगों का कोई ना कोई तो फेवरेट गेम रहा ही होगा जिसे खेलते हुए तुम्हें फील होता होगा कि काश मैं इस गेम के अंदर होता तो कितना बढ़िया रहता। मान लो तुम उस गेम के अंदर पहुंच जाते हो लेकिन अब तुम उस गेम से बाहर नहीं आ सकते। ऐसा ही इस एनीमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। एक दिन 1000 से भी ज्यादा प्लेयर्स जो कि एक गेम को खेल रहे होते हैं वो अपने आप को उसी गेम के अंदर ट्रैप्ड पाते हैं, क्योंकि इस गेम के अंदर कुछ नया वर्ल्ड का अपडेट आता है जिसकी वजह से अब वो गेम कोई गेम नहीं रहता है, उनकी रियलिटी बन जाती है। और शिरोय जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और इसी के साथ साथ सुपर स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट भी है, जो कि ज्यादा एक्शन तो नहीं कर सकता लेकिन अपने दिमाग का पूरे पोटेंशियल पर यूज करता है। इस एनीमे के अंदर तुम्हें पूरी तरह से एक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी, पॉलिटिक्स, वर्ल्ड बिल्डिंग काफी ज्यादा कमाल की है। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा ये एनीमे भी तुम लोगों को देखनी चाहिए। अगर अच्छी लगे तो कंटिन्यू करना, वरना एक ट्राई तो देना बनता है। नंबर 5 द टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। और इस एनीमे के बारे में तुमने काफी ज्यादा सुना होगा, ये काफी ज्यादा फेमस एनीमे है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने इस एनीमे को नहीं देखा है तो यार तुम लोगों को डेफिनेटली इस एनीमे को चेकआउट करना चाहिए। इसको लिटरली सोलो लेवलिंग से भी कंपेयर किया जा रहा है। सातोरू मिकामी जो कि रेगुलर ऑफिस वर्कर होता है लेकिन सडनली एक रैंडम स्ट्रीट फाइट के अंदर उसकी मौत हो जाती है। वो कैसे होती है वो तो तुम्हें एनीमे के अंदर देख करके पता चल जाएगा, लेकिन मरने के बजाय वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ पर वो एक स्लाइम बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक कैच है
जो उसका स्लाइम वर्जन होता है वो लिटरली ओवर पावर्ड होता है। उसकी यूनिक एबिलिटीज ही उसको खास बनाती हैं। जैसे कि उसकी एक एबिलिटी होती है प्रीडेटर, जो कि उसको अपने एनिमी की पावर को एब्जॉर्ब और कॉपी करने में मदद करता है अगर वो उसको खा लेता है तो। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वो अपना नाम भी चेंज कर लेता है और अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है। और इस एनिमे को देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल चीजें भी होती हैं। नंबर 4, ओवरलॉर्ड। इस एनिमे का बेसिक प्लॉट ये है कि क्या होगा अगर एक पावरफुल विलन एक स्टोरी का हीरो बन जाए तो। और यही चीज ये एनिमे काफी अच्छे से दिखाती है। हमारे कैरेक्टर जो कि एक गेम खेला करता था, उसके सर्वर्स बंद होने वाले होते हैं, यानी कि कंपनी डिसाइड करती है उस गेम को कम्प्लीटली शट डाउन करने के लिए। और हमारा प्लेयर डिसाइड करता है कि जब तक इसके सर्वर बंद नहीं हो जाते पूरी तरह से, वो इस गेम के अंदर लॉक्ड इन रहेगा और देखेगा कि अगर क्या होगा अगर मैं इस गेम के अंदर लॉक्ड इन रहूं और लॉग आउट कभी करूं ही ना तो। और वो यही सोच के गेम में लॉक्ड इन रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी 0 हिट करती है वो गेम से लॉग आउट नहीं होता है, इसके बदले वो गेम में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद वो गेम कोई गेम नहीं रहता, उसकी रियलिटी बन जाती है और उस गेम के सारे एनपीसीज भी रियल पर्सनैलिटी लेकर के जिंदा हो जाते हैं। नंबर 3, रीजीरो। जैसा कि तुमने सोलो लेवलिंग के अंदर देखा होगा, जब जिनवू एक डंजन के अंदर एंटर करता है तो उसको 3 चांसेस मिलती है, जिन चांसेस में अगर वो मर भी जाए तो वो वापस से जिंदा हो सकता है और उसकी मेमोरी चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट ये उसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी नेक्स्ट चांस में और अच्छे से इम्प्रूव करके उस लेवल को क्लियर कर सकता है। और यही बेसिक प्लॉट है रीजीरो का। इसके अंदर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो मरने के बाद अपनी लाइफ दोबारा से रीसेट कर सकता है। इट्स लाइक हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक लूप के अंदर फंस चुका है। जब तक वो अपने आउटकम को चेंज नहीं कर देगा तब तक वो अगर मरता भी रहे तो वापस से उसी पॉइंट पर जिंदा होता रहेगा। नंबर 2, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। इस एनिमे के बारे में मैं अपने चैनल पर काफी बार बात भी कर चुका हूँ। इस एनिमे के नाम से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर एक वीडियो गेम के अंदर जाके फंस जाएगा और अब उसे उसके चैलेंजेस को पार करना है, बिल्कुल जिनवू की तरह, अगर वो जिंदा रहना चाहता है और अपना लेवल अप करना चाहता है तो। और इस एनिमे के बारे में अब मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, सीधा बढ़ते हैं नंबर 1 पर, द राइज ऑफ द शील्ड हीरो। जब मैंने इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखा था तो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा था और इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड ने मुझे हुक कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक और थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी एनिमे से। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक गेमर होता है, लेकिन वो एक ऐसे मेडिवल टाइम में समन हो जाता है जहाँ पर उसे सरवाइव करना है तो उसे बैटल्स को लड़ना होगा। और इस एनिमे के अंदर सभी मेन कैरेक्टर्स का कोई ना कोई एक वेपन होता है जिससे वो उस दुनिया को बचा सकते हैं। और हमारे कैरेक्टर का वेपन होता है शील्ड, हाँ, जो कि डिफेंस के लिए यूज होती है, ऑफेंस के लिए नहीं। और इसी के अराउंड ये एनीमे रिवॉल्व करती है। लेकिन जिस तरह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपनी शील्ड को यूज करता है, लिटरली वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो एक शील्ड से ही लिटरली ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाता है इस एनीमे का। स्टार्टिंग में हमारे कैरेक्टर को लगता है कि एक मामूली सी शील्ड है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके साथ प्रोग्रेस करता है उसे पता चलता है कि उसकी शील्ड कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो यार बस यही थे कुछ एनीमे जो कि मैंने रिसेंटली चेकआउट करे थे सोलो लेवलिंग को देखने के बाद, और मुझे इनमें और सोलो लेवलिंग में काफी ज्यादा सिमिलरिटी लगी, तो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर दिए। बाकी अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसे एनीमे देखे जो कि तुम्हें लगे कि सोलो लेवलिंग की तरह थे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।